नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य IQ एकेडमी में। आज हम अनदर चैप्टर लेके आए हैं। उसका नाम है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक और इन्फ्लेशन। ये जो चैप्टर है ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आरपीएससी के लिए। आरपीएससी टीजीटी सोशल साइंस। इस वीडियो में हम जो भी ये पीडीएफ नोट्स यूज कर रहे हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप सूर्य IQ एकेडमी से। उसको डाउनलोड कीजिएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पूरे चैप्टर के एंड में आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उसका रिप्लाई करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक और इन्फ्लेशन। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के कार्य। आरबीआई जो है वो अपेक्स इंस्टीट्यूट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी बैकबोन है वो। ये ऑपरेट करता है नेशनल इंटरेस्ट में रादर देन प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए ऑपरेट नहीं करता। ओरिजिन कब हुआ इसका एस्टेब्लिशमेंट? ये हुआ रिटर्न यंग कमीशन ने 1926 में रिकमेंडेशन दी थी। उसके बेस पे आरबीआई एक्ट 1934 हुआ बना। और ये क्रिएट किया गया था जो वर्ल्ड वार 1 के बाद में जो इकोनॉमिक कंडीशन हुई थी खराब उसकी वजह से। और ये फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी थी जिसने अपना सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश किया। इससे पहले ये वाला जो काम है आरबीआई से पहले कंट्रोलर ऑफ करेंसी और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था। ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हुए 1 अप्रैल 1935 को इन कलकत्ता कलकत्ता में स्टार्ट हुए। बाद में ये परमानेंट है 1937 में मुंबई में। पार्टीशन के बाद में इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूप में फंक्शन करता रहा 1948 तक। नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया अंडर आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। नाउ ये फुल्ली ऑन्ड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये तो होगी इसके ओरिजिन की बात। इसमें भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू आ ही जाते हैं। ऑपरेशनल कब हुआ, कौन सा एक्ट के तहत हुआ। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके गवर्नेंस की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है आरबीआई का? इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि 21 मेंबर बॉडी है। वो ओवरऑल ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और डायरेक्टर्स में गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और ये अपॉइंट होते हैं। प्रपोजल आता है, रिकमेंडेशन आता है किसका? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। ये हेडेड किसे? कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करता है। इस कमेटी की रिकमेंडेशन आती है। उसके बेस पे उसके बेस पे एक एसीसी होती है, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। ठीक है, ये जो कमेटी है इसको जो भी कौन कौन से नाम को कंसिडर करना है तो ये सारे नाम्स क्या है? FSRASC फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी जो है ये रिकमेंड करती है। नेम को रिकमेंड करके किसको देती है? अपॉइंटमेंट कमेटी को देती है जो कि अपॉइंटमेंट करती है आरबीआई के गवर्नर का। तो इनकी जो टर्म्स होती है वो 4 से 5 साल होती है और इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी होते हैं। 10 डायरेक्टर होते हैं कई फील्ड से, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और 4 डायरेक्टर होते हैं जो लोकल बोर्ड्स हैं। लोकल बोर्ड्स कहाँ कहाँ पे है? मुंबई में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है। ये क्या है? रीजनल और जो रीजनल लेवल का जो बैंकिंग इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं लोकल बोर्ड। तो रीजनल पोजिशंस क्या है आरबीआई की? आरबीआई के 4 जोनल ऑफिसेज है और 22 रीजनल ऑफिसेज है। वो मोस्टली कहाँ है? स्टेट की कैपिटल में। ठीक है, अब फर्स्ट गवर्नर की बात कर लें तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे।
इंडियन गवर्नर की बात कर रहे हैं तो सी डी देशमुख थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ओनली प्राइम मिनिस्टर हैं जो गवर्नर भी रह चुके हैं। और ऑफिशियल जो एम्बलम है आरबीआई का वो टाइगर एंड पाम ट्री। ठीक है, ये हो गया गवर्नेंस और स्ट्रक्चर, कुछ फैक्ट्स। आगे चलते हैं, आरबीआई के बारे में और पता करते हैं। आरबीआई की कुछ सब्सिडरी भी है, तो सब्सिडरी आरबीआई ने बनाई हुई है मल्टीपल फंक्शन के लिए, उनको भी समझ लेते हैं। इसमें जो पहली होगी वो आ गई डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी और कॉरपोरेशन। अब ये क्या करती है, जो आपके जो डिपॉजिट है बैंक्स में, फिक्स डिपॉजिट है, उनका क्या है, इंश्योरेंस कवरेज देती है। उसमें इंश्योरेंस देती है कितने लाख तक का, 5 लाख तक। और ये जो लिमिट होती है वो पर डिपॉजिटर पर बैंक होती है। मतलब अगर बैंक डूब जाए तो उस खाते पे आपका 5 लाख का क्या रहता है, इंश्योरेंस रहता है। मान लीजिए आपके पास 15 लाख रुपए हैं, आप 3 बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, सब पे 5-5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। अगर एक ही बैंक में पूरा डूब गया, आपको 5 लाख रुपए का कवरेज है। यह पहली इसकी सब्सिडरी है। दूसरी है BRBN MPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, इसके लिए ये आरबीआई की एक सब्सिडरी है जो कि नोट छापती है। 10 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, ये सब ये छापती है, आरबीआई की है। इसके अलावा एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भी होती है सब्सिडरी, उसका नाम SPMCIL है। ये भी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी कॉइन बनाती है, इसकी भी टकसाल है और नोट छापती है। बट ये नोट जो छापती है ये कंपनी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ, गवर्नमेंट की कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बट ये वाली जो है BRBNMPL, ये आरबीआई की सब्सिडरी, ये सब्सिडरी नहीं है आरबीआई की। जैसा REBIT, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये सब्सिडरी क्या करती है, ये करती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, साइबर सिक्योरिटी देती है और फाइनेंशियल सेक्टर के सॉफ्टवेयर बनाती है, ऑडिट करती है, सिक्योरिटी ऑडिट करती है। ये सब काम क्या है, ये वाली सब्सिडरी सारे करती है आरबीआई के बिहाफ पे। फिर है IFTS, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। अब ये क्या करती है, ये जो मेन आप जो बैंकिंग में जो देखते हैं, RTGS, NEFT, ये जो अपन करते हैं पेमेंट के लिए, NEFT, क्लाउड सर्विसेज, ये सब क्या है, ये IFTAS मैनेज करती है। इसके बाद में है RBIH, ये क्या है, एक सब्सिडरी है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये बेंगलोर में है, सेक्शन 8 कंपनी है ये। ये क्या है, रिस्क आइडेंटिफाई करती है और बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाती है, डिज़ाइन बनाती है, और कोई रिस्क ना हो फाइनेंशियल सिस्टम में, ये टेस्टिंग करती है, तो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली हेल्प करती है। तो इस तरह ये आरबीआई की सब्सिडरी होगी। अब बात कर लेते हैं इनके कोर फंक्शन क्या है आरबीआई का, आरबीआई का मेन काम क्या है, क्या कार्य करता है। मॉनेटरी अथॉरिटी एंड पॉलिसी, ये जो मेन कोर फंक्शन है उसमें है, ये पॉलिसी बनाता है ताकि प्राइस में स्टेबिलिटी रहे, और प्राइस स्टेबिलिटी तो रहे ही, प्लस ऐसी पॉलिसी रखता है जिससे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, न न कि ओनली प्राइस स्टेबिलिटी। अब बात कर लेते हैं MPC, ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये जो है इसमें 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 गवर्नमेंट से होते हैं। और इसका चेयरमैन कौन होता है, गवर्नर खुद होता है चेयरमैन। और ये रेस्पॉन्सिबल होती है जो इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क
बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो है उसको डिसाइड करने के लिए ये कमेटी बनी हुई है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जैसे रेपो रेट हो गई कि भाई जो सेंट्रल बैंक है वो बाकी बैंकों को जो लोन देगा वो किस इंटरेस्ट रेट पे देगा, तो वो डिसाइड ये जो कमेटी है वो करती है। तो इस कमेटी को भी क्या है, टारगेट दिया हुआ है। क्या टारगेट दिया हुआ है? इन्फ्लेशन का टारगेट दिया हुआ है कि मुद्रास्फीति कितनी होनी चाहिए। तो इसका करंट टारगेट है 4% विथ +-2% का टॉलरेंस बैंड भी दिया, मतलब 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए, इन्फ्लेशन टारगेटिंग दिया। अब ये 4 से 6% किसका? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। ठीक है, इसका 2 to 6% इसको टारगेट दिया हुआ है। इसके बीच में ही ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहना चाहिए। और ये क्या करती है, साल में 4 बार मिलती है, 4 टाइम्स इसकी मीटिंग होती है, मिनिमम है एटलीस्ट। इसका कोरम जो होता है वो 4 मेंबर कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग किसकी है? मेजोरिटी वोटिंग में। जिसकी मेजोरिटी होगी वो रेट डिसाइड हो जाएगी। ये अपना डिसीजन देते हैं, वो अभी कॉन्फिडेंशियल भी रखते हैं। ये होगा पहला, मॉनेटरी पॉलिसी जो डिसाइड करता है, ये इसका पहला काम हो गया, कोर फंक्शन हो गया आरबीआई का। दूसरा बात कर लें, करेंसी का इश्यूअर है, तो मोनोपोली है इसकी इशू में। आरबीआई सारे नोट इशू करती है एक्सेप्ट कौन सा? 1 रुपए का। वो जो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वही 1 रुपए का नोट इशू करते हैं। इसमें क्या होता है, गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं सारे नोट पे, केवल 1 रुपए का छोड़, 1 रुपए किसका होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। आरबीआई 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन किया हुआ है, मिनिमम मेंटेनेंस। उसमें 115 करोड़ गोल्ड में है, बाकी फॉरेन करेंसी में है। आरबीआई जो करेंसी इशू करता है, जो आप पढ़ते हो, मैं धारक को 200 रुपये देने का वचन देता हूँ, उसके लिए इन्होंने रिजर्व रखा हुआ है। डिनोमिनेशन क्या है, कितने रुपए तक के नोट आरबीआई इशू कर सकता है? 10,000 रुपये तक। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कोइन इशू कर सकती है, कितने तक के? 1,000 रुपये तक के। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस है नासिक और देवास में। ये कौन है? ये जो मैं अभी आपको ऊपर बताया था, SPMCIL, आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है, बट इसकी ब्रांचेज हैं यहाँ पे नासिक और देवास में। ये क्या है? नोट बनाती है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 200। तो अब तो 2,000 बंद हो गए हैं, तब तक के ये नोट छापते हैं। और आरबीआई की जो है वो ऊपर BRBNMPL से है, जो कि मैसूर और साल बनी हुई है। मिंट की बात कर लें, जहाँ सिक्के बनते हैं, टकसाल। तो टकसाल 4 जगह है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। और ये चारों किसके हैं? गवर्नमेंट ओन्ड ही है, गवर्नमेंट की है। करेंसी चेस्ट, बहुत सारी जगह है, बैंक ब्रांच पे इनके करेंसी के चेस्ट बने हुए हैं, जहाँ पे क्या है, करेंसी रखी जाती है आरबीआई के बिहाफ पे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, बैंकर टू गवर्नमेंट एंड बैंक्स। गवर्नमेंट का एडवाइजर है। एडवाइजर कैसे है? मैनेज करता है पब्लिक डेट, डिपॉजिट। ओके, अपना अकाउंट तो होता है एसबीआई में, एक्सिस बैंक में, जिसमें भी आपको खोलना हो। अब गवर्नमेंट के अकाउंट कहाँ होते हैं? गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं आरबीआई में। ठीक है, और वेज एंड मीन्स एडवांस देते हैं। तो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट के पास बजट में पैसे कम पड़ गए, तो ये लोन कहाँ से उठा सकती है? आरबीआई से। ठीक है, गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड कॉन्टिजेंसी पब्लिक अकाउंट जो है वो सब आरबीआई ही मैनेज करता है। और बैंकर्स बैंक भी है, क्यों? क्योंकि शेड्यूल्ड बैंक का जो बैंक अकाउंट है, तो जैसे ये बैंक है, एसबीआई, एक्सिस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कोई भी जो बैंक है, इनके जो
इनका जो अकाउंट है वो भी आरबीआई मेंटेन करता है। ठीक है। और इमरजेंसी लिक्विडिटी भी देता है। अगर किसी क्राइसिस हो गया कोई बैंक का, तो अगर उसको पैसे लेने हैं तो किसके पास भाग के जाएगा? आरबीआई के पास। चौथा काम, रेगुलेशन सुपरविजन। रेगुलेट भी करता है और सुपरवाइज भी करता है। अब कैसे करता है? सुपरवाइजरी रोल क्या है? न्यू बैंक को लाइसेंस देता है। कैपिटल आपको हर बैंक को कितनी रखनी चाहिए ताकि वो दिवालिया ना हो। और सारे बैंक्स की और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो एनबीएफसी कौन कौन सी होगी? अब, जैसे बजाज फाइनेंस होगी, है ना, टाटा कैपिटल होगी। इनकी देखता है कि ये बैंकरप्ट ना हो जाए, दिवालिया ना घोषित हो जाए। और ड्यूल रेगुलेशन है। पब्लिक सेक्टर बैंक और जो कोऑपरेटिव बैंक है वो आरबीआई और गवर्नमेंट के ड्यूल कंट्रोल में है। लीगल फ्रेमवर्क, इसको पावर कहाँ से मिलता है? आरबीआई एक्ट 1934 से और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से इसको पावर मिलता है। अब डेवलपमेंटल रोल क्या है आरबीआई का? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मैंडेट, ये मैंडेट देता है कि आपको लोन देना है किसको? एग्रीकल्चर सेक्टर को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, एजुकेशन को, हाउसिंग को। कॉमर्शियल बैंक को कितना देना है? 40%। रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनको 75% लोन किसको देना है? इन्हीं एरिया में देना है ताकि इन एरिया का डेवलपमेंट हो। और लीड बैंक स्कीम भी लाया था ये, बैंक की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए और रूरल में ज़्यादा लोन देने के लिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है, जीरो बैंक बैलेंस वाला अकाउंट प्रमोट करता है। और एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, सबको बोलता है कि भाई नील बैलेंस वाले अकाउंट भी ओपन करो। ठीक है। तो ये सब इसके मेन रोल है आरबीआई के। अब बात कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर की, और इसमें मनी सप्लाई कैसे होती है। सबसे पहले इसे कितने कैटेगरी के बैंक है इंडिया में? अब इसमें क्या हो गया कैटेगरीज में? एक हो गया शेड्यूल्ड बैंक, जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में है, और जो एलिजिबल है लोन के लिए बैंक रेट पे, और डिपॉजिट करना चाहिए उसको सीआरआर कहाँ पे? आरबीआई के साथ में। ठीक है। अब इसमें शेड्यूल्ड बैंक में सारे जैसे बैंक, कॉमर्शियल बैंक हो गए। देखो पहला तो हो गया सेंट्रल बैंक। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक कौन सा हो गया? आरबीआई। ठीक है। अब 2 नंबर आ जाते हैं, अपन देखें तो शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में कौन से हो गए? तो शेड्यूल्ड बैंक में कौन से हो गए? जैसे कॉमर्शियल बैंक हो गए, पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन? एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया। ठीक है। इसमें शेड्यूल्ड बैंक में और कौन से आ जाए कॉमर्शियल बैंक में? प्राइवेट सेक्टर के बैंक। प्राइवेट सेक्टर में कौन सा आ गया? एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। इसी में शेड्यूल्ड में फॉरेन बैंक्स भी होते हैं। फॉरेन बैंक कौन सा? एचएसबीसी हो गया, सिटी बैंक हो गया। ठीक है, ये सारे शेड्यूल्ड बैंक हो गए। फिर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। जो सारे सारे स्टेट में, जैसे सिक्किम कोऑपरेटिव बैंक हो गया, मणिपुर कोऑपरेटिव बैंक हो गया, ये नॉन शेड्यूल्ड होते हैं। ठीक है। इसके बाद में आ गया स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये लेंडिंग पे फोकस करते हैं, एमएसएमई पे और मार्जिनल फार्मर्स पे। इसके बाद में आ गए पेमेंट बैंक। बट इनमें क्या होती है, लिमिट होती है डिपॉजिट्स की। पहले 1 लाख थी, अब 2 लाख हो गई है। ठीक है। ये डिपॉजिट्स मतलब कितना पैसा ले सकते हैं लोगों से, 2 लाख तक है। बट ये लैंड नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे हो गया पेमेंट बैंक में कौन सा हो गया? एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है। तो बाकी कई सारे बैंक होते हैं, जैसे लोकल एरिया बैंक हो गए। इसके अलावा भी डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। कौन से? नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया एमएसएमई के लिए, एक्सिम बैंक हो गया फॉरेन ट्रेड के लिए, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया हाउसिंग के लिए। ठीक है। तो इतने सारे मेन जो है क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं बैंक्स का इंडिया में। अब बात करते हैं मनी सप्लाई का मेजरमेंट कैसे करता है आरबीआई। पूरी इकोनॉमी में कितनी मनी है, उसकी सप्लाई कितनी है, उसका मेजरमेंट कैसे करता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मनी पे।
इससे प्रीवियस वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको ये पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब जानते हैं क्रेडिट कंट्रोल के लिए कौन कौन से मेजर अपनाती है और आरबीआई के पास कौन से टूल्स हैं जिससे वो क्रेडिट पे कंट्रोल कर सकती है। पहले हो गए क्वांटिटेटिव मेजर्स। ठीक है, ये जनरल है। क्वांटिटेटिव मेजर्स हो गए, क्वांटिटेटिव मेजर्स के ऊपर डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करें, उसमें सबसे पहले क्या है, रेपो रेट। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, अब ये क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। देखो, अपने बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई को अगर क्या है, लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, एडजस्ट करना है, लिक्विडिटी का अगर सिस्टम मेंटेन करना है, तो उसके लिए है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसको क्या बोलते हैं, एलएएफ। अब लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए जो एलएएफ फैसिलिटी है, ठीक है, इससे क्या करते हैं, बैंक्स की जो लिक्विडिटी है उसमें फ्लक्चुएट होता है, उसको आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है इस फैसिलिटी के मीडियम से। अब ये एलएएफ है, इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, रेपो रेट। दूसरा क्या है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब आरबीआई क्या करता है, इसको रेपो रेट को बढ़ाता है या घटाता है, या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाता है घटाता है। इससे क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट होता है बैंकिंग सिस्टम का। ठीक है, तो रेपो रेट क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है। रेपो रेट है कि ये प्राइमरी पॉलिसी रेट है फॉर लैंडिंग ओवरनाइट फंड्स टू बैंक। अगर बैंक्स को फंड चाहिए, ठीक है, उनके फंड की कमी पड़ गई है, उनको फंड चाहिए, तो वो अगर आरबीआई से बोरो करते हैं तो उसका एक रेट निश्चित होता है, वो क्या है, रेपो रेट। अब आरबीआई भी क्या करता है, अगर मान लीजिए बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, करेंसी पड़ी है, ठीक है, पैसा पड़ा है, तो आरबीआई कंट्रोल के लिए क्या करता है, आरबीआई बैंक से ये सारा पैसा अपने पास ले लेता है, तो उसका भी एक रेट है, उसका भी वो उसको ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये दोनों किसके अंडर आते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये काम किसका है, आरबीआई का। अब क्या होता है, एलएएफ फैसिलिटी है, अब मान लीजिए कोई बैंक के पास, इसकी भी लिमिट आरबीआई डिसाइड करता है कौन सा बैंक कितनी लिमिट तक ले सकता है। इससे ज़्यादा भी अगर उसको बोरो करना है, कोई बैंक का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया फंड, तो वो क्या ले सकता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा लगता है। ठीक है, इस लिमिट से ज़्यादा अगर आप बोरो करते हो एलएएफ की, तो आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी होती है। ठीक है, इसके बाद में एलटीआर, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसमें क्या है, 1 से 3 साल तक के फंड बैंक को दिया जाता है रेपो रेट पे। ठीक है, अब दो मेन और भी टूल होते हैं जिससे वो लिक्विडिटी मेंटेन करता है, एक है सीआरआर, एक है एसएलआर, एक है कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व कैसे है, नगद में, नगद में आपको कितना रखना पड़ेगा किसके पास, इसका परसेंटेज आरबीआई डिसाइड करता है, तो वो पैसा आरबीआई के पास इन बैंक्स को रखना पड़ता है और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, ये हो गया सीआरआर। एसएलआर क्या होता है, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है, जैसे मान लो 1,000 रुपये हम बैंक में जमा कराते हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज, मान लीजिए 25%, ये बैंक को रखना पड़ता है, किसमें, या तो गोल्ड में रखेगा, या कैश रखेगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेगा, इन्हीं में रख सकता है। ऐसा नहीं सारा पैसा आपने कोई इन्वेस्ट कर दिया हो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करता है। क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, बाय या सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अगर बाय या सेल करेगा तो क्या होगा, मनी या तो मार्केट में डालेगा या मार्केट से वापस ले लेगा, इससे भी कंट्रोल होता है। फिर है एक एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब मान लीजिए मार्केट में करेंसी बहुत ज़्यादा होगी, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आरबीआई क्या करता है, ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत क्या करता है, जैसे टी बिल, ट्रेजरी बिल इशू कर देगा, तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी मार्केट से, तो वो पैसा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास। तो इस तरह ये क्वांटिटेटिव मेजर ये सारे हैं जो कि आरबीआई लेता है, ये आप याद कीजिएगा। इससे काफ़ी एमसीक्यू आने की पॉसिबिलिटी रहती है, और जब भी एग्ज़ाम हो तो उस टाइम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का रेट आप याद, वो भी याद करके जाइए, सीआरआर का रेट, एसएलआर का रेट, ये
जो करंट अफेयर है उसमें आप याद कर सकते हैं। इसमें क्या है, काफ़ी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। अब आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। इसके अलावा ये तो क्वांटिटेटिव मेजर्स, और क्वालिटेटिव गुणात्मक आप और क्या कार्रवाई करता है, तो एक मार्जिन रिक्वायरमेंट। आरबीआई आरबीआई क्या करता है कि भाई आप मान लीजिए 100 रुपए का सोना गिरवी रखते हैं, ठीक है, उस पे बैंक जो है वो केवल 40 रुपए का लोन दे पाएगा, ठीक है। तो 60 रुपए क्या होगी, सिक्योरिटी होगी लगभग, तो 40 रुपए का लोन देगा। तो ये मार्जिन की रिक्वायरमेंट फिक्स कर सकता है। अभी 40 का है, फिर आरबीआई बोलते हैं नहीं आप 60 का दे सकते हो लोन। तो ये आरबीआई डिसाइड करता है टाइम टू टाइम, अपनी कंडीशन देखते हुए मार्केट की। क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है, इसमें क्या है, सेक्टर पे लिमिट लगा देता है। जैसे माने भी रिन्यूएबल सेक्टर है, रिन्यूएबल सेक्टर में आप मान लीजिए सोलर, सोलर में क्या है कि भाई आप सोलर में 15% लोन दे पाएंगे, वो इसको बढ़ा के 25% कर देगा, इसको घटा के 10% कर देगा। इससे क्या होगा, एक्सपोजर, सोलर का जो एक्सपोजर है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये लिमिट है वो भी वो सेट कर सकता है हर सेक्टर की देखते हुए। मॉरल सुएशन, इसमें क्या है, इनफॉर्मल मीटिंग करता है या एडवाइस देता है बैंक्स को कि आप क्या है इस सेक्टर में लोन ज़्यादा दीजिए, एमएसएमई में ज़्यादा दीजिए, या आप इसमें भी जो प्रायोरिटी आप दीजिए कि फार्मर्स को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है, और इंश्योरेंस कीजिए, इंश्योरेंस वाले सेक्टर पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये सब कर सकता है। चौथा है डायरेक्ट एक्शन। इसमें क्या है, अगर कोई बैंक अपना कोई जो आरबीआई के गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं करता है, तो क्या करता है, उस पर फाइन लगा देता है, पेनल्टी लगा देता है, या उस बैंक को कभी कोई क्रेडिट चाहिए तो आरबीआई कुछ देगा ही नहीं। तो ये सब जो है ये तरीके हैं क्रेडिट कंट्रोल के, ये टूल्स रहते हैं आरबीआई के पास। इसके अलावा आरबीआई क्या करता है, आगे चलते हैं, एनपीए मैनेजमेंट एंड रिजोल्यूशन। एनपीए मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। एनपीए में क्या है, एनपीए क्या होता है, एक लोन होता है, लोन इज ए नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट है वो 90 दिन से 90 दिन तक उसका कोई पेमेंट नहीं आता, तो वो क्या बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है। गैर निष्पादित परिसंपत्ति, या अनर्जित, अनर्जक हो जाता है, मतलब उस पर कुछ पैसा इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक लोन है, अगर बैंक ने दिया है लोन, उसमें 90 दिन से नए इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है नए प्रिंसिपल का हुआ है, तो वो सब क्या हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाती है। अब स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है, ये जब 90 दिन में ये जब एनपीए बनती है उससे पहले ही बैंक को पता चल जाता है कि भाई ये बंदा तो पेमेंट करेगा नहीं। तो उसमें क्या है, 3 कैटेगरी के होते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। ये हो गया, जैसे मान लो 0 से 30 दिन अगर होता है, 1 से 30 दिन जो है तो SMA 0 में डालते हैं। फिर अगर मान लो 31 से 60 दिन हो गए तो SMA 1 में डाल देते हैं। फिर 61 से 90 हो गए तो SMA 2 में डाल देते हैं। तो ये जल्दी पता कर लेते हैं कि भाई ये तो लोन का पेमेंट आएगा नहीं। अब एनपीए में भी क्या है कि एनपीए में भी कैटेगरी है। अब इसमें भी क्या है, क्लासिफिकेशन कर देता है, क्या है, सब स्टैंडर्ड असेट होगी, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड असेट। अगर 12 महीने तक नहीं चुकाता है, ये 90 दिन से ऊपर 12 महीने तक नहीं चुकाता है तो उसको सब स्टैंडर्ड में डाल देते हैं। अगर 12 महीने से ऊपर हो गए तो उसको डाउटफुल में डाल देता है बैंक, कि भाई ये तो डाउटफुल है, ये तो लग नहीं रहा आएगा। उसके बाद में अगर उससे भी ज़्यादा हो जाता है, फिर बैंक खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई इसको लॉस असेट मान लो, तो भाई ये लोन तो कभी आएगा ही नहीं। इससे क्या ये सब प्रोविजन क्यों बनाया गया, ताकि क्या है, बैंक की जो बैलेंस शीट है वो हमेशा हेल्दी रहे, और जो ट्रू पोजीशन है वो ही रिफ्लेक्ट हो, आरबीआई को सही पोजीशन पता रहे, ठीक है। अब इसको रिजोल्यूशन करने के लिए भी एनपीए हो गया, तो इसके लिए क्या है, रिजोल्यूशन तो आरबीआई क्या अपनाता है, पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगा देता है रिस्की बैंक पे,
कि भी आप डिविडेंड नहीं दे सकते, नई ब्रांच नहीं खोल सकते, क्यों? क्योंकि आपका एनपी इतना ज़्यादा है। ठीक है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोली जाती है। ये स्पेशलाइज फर्म होती है। वो क्या करती है, जो बैंक के जैसे मान लीजिए 50 लोन हो गए, वो पेड हो गए, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं आएंगे, तो ये क्या करती है, इन लोन को क्लब करके एक एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देती है। ठीक है, अब ये एआरसी क्या करती है, ये रिकवरी का काम करती है। ये रिकवर करती है कि भाई पैसा रिकवर हो जाए। इससे क्या होता है, बैंक की बुक्स जो है उसमें ये लोन हट जाते हैं, खराब खराब वाले सारे, और उनको थोड़ा पैसा मिल जाता है पहले ही। ठीक है, तो ये काम भी आरबीआई करता है, रिकमेंड करता है। इसके बाद एक एक्ट और आया था, SARFAESI एक्ट। ठीक है, 2002 में। ये कौन सा बैंक है, ये कौन सा एक्ट है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। अब ये एक्ट क्या है, इसमें क्या है, जो बैंक है उसको पावर दिया गया है कि जो असेट मॉर्टगेज की गई थी, कोई भी लोन अपन देते हैं जैसे गोल्ड, गोल्ड के अगेंस्ट, बिल्डिंग के अगेंस्ट, जो भी असेट वो मॉर्टगेज की गई थी, उसको सीज कर लेता है और उसको बेच देता है। ठीक है, 60 दिन का एक नोटिस देता है, उसके बाद में उसको उठा के बेच देता है। इसमें कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। ठीक है, कोर्ट की कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। फिर एक गवर्नमेंट लेके आई एक आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये लेके आई। ये टाइम बाउंड प्रोसेस है, अगर कोई डिफॉल्ट किया है तो वो इस एक्ट में मतलब 270 दिन के अंदर रिजोल्यूशन मिल जाता है बैंक्स को। तो एनपीए मैनेजमेंट के लिए भी ये बहुत सारे टूल्स हैं। अब मॉडर्न सिस्टम की बात कर लेते हैं। अब मॉडर्न सिस्टम्स क्या हो गए भाई, एनपीसीआई। एनपीसीआई के सिस्टम, एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये एक एंटिटी है, बट ये कोई ऐसा नहीं कि इसका एक ही ओनर है। आरबीआई ने इसको प्रमोट किया था, बट इसके ये क्या नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे पब्लिक है, प्राइवेट है और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये सब इसके शेयर होल्डर है। नेशनल पेमेंट, अब इसके क्या है, कई सारे सिस्टम है। मॉडर्न सिस्टम कौन सा है, जैसे भीम वाला यूपीआई आप यूज करते हो, तो भीम का जो यूपीआई है वो इसी का ही है, एनपीसीआई का। फिर एईपीएस है, आधार, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसमें आप आधार नंबर और बायोमेट्रिक से क्या कर सकते हो, पेमेंट मतलब विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से। ये तीसरा क्या है, एनईटीसी। एनईटीसी क्या हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। इसमें कौन सा हो गया, फास्टैग जो अभी आया है। ठीक है, इसमें फास्टैग सिस्टम हो गया। आईएमपीएस हो गया। आईएमपीएस क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसमें क्या आप तुरंत पेमेंट करते हो तो अगले के अकाउंट में इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट हो जाता है पेमेंट। और रुपए हो गया। ठीक है, रुपए से ये एनपीसी है। क्रिप्टो करेंसी हो गई, बट ये क्या है, लीगल टेंडर नहीं है अभी क्रिप्टो करेंसी इंडिया में। ठीक है, अब पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं भाई कि आरबीआई कौन सा पब्लिकेशन छापता है। एनुअली क्या छापता है, ट्रेंड एंड प्रोग्रेस क्या हुई है, बैंकिंग की क्या प्रोग्रेस हुई है इंडिया में। हाफ ईयरली क्या छापता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्वार्टरली क्या छापता है, कंज्यूमर का कितना कॉन्फिडेंस है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे। और इंडेक्स बनाता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, कि भाई डिजिटलाइजेशन कितना हो गया इंडिया में। ठीक है, ये सब पब्लिकेशन भी है उसके। अब ऑटोनॉमी और सरप्लस ट्रांसफर की बात कर लें। आरबीआई का टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं, लगभग रफली 1/7 है। ठीक है, जितनी इनकम होती है उसका 1/7 ही लगता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, इसको आरबीआई से रिक्वेस्ट करती है कि भैया अपना डिविडेंड दे के सरप्लस है जो हमें दे दिया जाए, या बैंक में रिकैपिटलाइज, बैंक के कैपिटल में इन्फ्यूज कर दिया जाए, ताकि बैंक और हेल्दी हो जाए।
ठीक है। बट आरबीआई का स्टैंस क्या है कि ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हुआ तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, या अगर कभी कोई फाइनेंशियल शॉक लगा इकोनॉमी में, ठीक है, तो बफर सिस्टम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आरबीआई के पास एक बफर सिस्टम होना चाहिए, कभी कोई क्राइसिस आ गया, रिसेशन आ गया। ठीक है। ऑटोनॉमी क्या है आरबीआई की, वैसे तो ऑटोनॉमी है, बट सेक्शन 7 जो है आरबीआई एक्ट की, वो अलाउ करती है गवर्नमेंट को कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए आरबीआई को डायरेक्शन दे, जैसे क्या करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक मेजर जो है, एक और थे कि कॉमर्शियल बैंक है, उनके क्या फंक्शंस हैं, ये एक मेजर टॉपिक है। कॉमर्शियल बैंक के जो फंक्शन है, इसमें अपन दो पार्ट में मोटा मोटी डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है, पहले जो मेन काम है उसके प्राइमरी जो काम है वो क्या है, डिपॉजिट लेना, या आप पैसा जमा करा सकते हो, लोन देना। ठीक है। क्रेडिट जनरेट करना, क्रेडिट क्रिएशन, जो मनी है उसकी सप्लाई मार्केट में बढ़ाता है। ठीक है। अब अगर बात कर लें सेकेंडरी फंक्शंस की, सेकेंडरी फंक्शन में एक तो पेमेंट सर्विसेज देता है, आप एनईएफटी कर सकते हो, एनईएफटी हो गए, आरटीजीएस हो गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है। और आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, आप लॉकर्स में लॉकर्स ले सकते हो, उसमें आपके सामान रख सकते हो, सेफ कस्टडी रहेगा। फॉरेन करेंसी फॉरेक्स फंक्शन, फॉरेन करेंसी ये हैंडल करता है, वो कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हैं, वो भी देते हैं आजकल बैंक्स बहुत सारे। ठीक है? आप बाय सेल कर सकते हो शेयर वगैरह। ठीक है। आजकल बहुत सारी यूटिलिटी सर्विसेज भी बैंक्स देते हैं। यूटिलिटी सर्विसेज कौन से हो गए, बिजली का बिल पेमेंट, यूटिलिटी सर्विसेज, टैक्स का पेमेंट, और इंश्योरेंस का पेमेंट, ये सब भी बैंक्स हैं। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया में, उनके ये मेजर फंक्शंस हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं। और इस तरह हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। और इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तो ये हमारा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक कंप्लीट होता है। इसके रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारी ऐप सूर्य IQ एकेडमी को डाउनलोड कीजिए, उसमें टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और अपने प्रिपरेशन का लेवल भी पता कीजिए। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।